अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह का शुक्र है कि आप सब ठीक ठाक हैं। अच्छा बच्चों, आज आपको बताएं कि आज हमारा टेस्ट डे है। ठीक है, टेस्ट डे में हम आपको जो ये दोहराई वीडियो भेजेंगे। दोहराई वीडियो का मतलब ये है कि इसमें हमने जो कुछ पढ़ा है, जो आपके टेस्ट में आना है, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। ठीक है, उसको हम एक दफ़ा दोहराई कर लेते हैं ताकि आप अच्छा सा टेस्ट कर सकें। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, हम। अब ये मुझे बताइए कि हम कैसी नज़म को कहते हैं। याद आया? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला की बनाई हुई बातों की, चीज़ों की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए। उनकी चीज़ों की तारीफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला की तारीफ़ है ना। यानी ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करके अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई बयान की जाए। ठीक है जी। हम में अल्फाज मायने तो है नहीं। ठीक है, आपने क्या किया, हमने मफ़हूम किया है। सबसे पहला काम आपने क्या किया है, हमने मफ़हूम। ठीक है जी, मफ़हूम। मफ़हूम का मतलब होता है जो एक शेर आपको दिया जाए, आपने उसका मायने लिखना होता है। लेकिन मफ़हूम लिखने से, मैंने आपको बताया था, मफ़हूम लिखने से पहले आपने हवालाए नज़म देना है। क्या है? हवालाए नज़म। किसी को याद आया कि मैंने क्या बताया था कि हवाला नज़म क्या होता है? हवाला नज़म होता है शायर का नाम, नज़म का नाम। ठीक है, तो आपने शायर का, सॉरी यहाँ पे मैंने नाम नज़म लिख दिया है, शायर का नाम और नज़म का नाम। ठीक है, तो आपने हवाला लिखने से पहले, मफ़हूम लिखने से पहले हवाला नज़म देना होता है, जिसमें ऐसे आपने जुमला लिखना होता है कि ये शेर, अब कौन है शायर हमारे? हफीज़ सदीकी। ये शेर हफीज़ सदीकी की हमद से खुदाया तेरा शुक्र ऐसे लिया गया है। और फिर आगे उसमें शायर क्या कहते हैं? शायर कहते हैं जो भी उन्होंने बताया। तो सबसे अहम ये है कि मफ़हूम लिखने से पहले आपने हवाला नज़म लिखना होता है। उसके बाद आपके मश्की सवाल जवाब हैं। जुमलों के लिए जो अल्फाज दिए जाते हैं वो आपको पता है, वो अननोन होते हैं, अनसीन होते हैं। आपने खुद से जुमले बनाने हैं। जुमले बनाने का आपको तरीकाकार बताया, समझाया गया है। क्लास 3 में भी मिस नायला ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। और वही बात आती है कि बार बार मैं ये बात आपको बताती हूँ। मिस नायला ने बताया, बड़े अच्छे अच्छे जुमले बनाते हैं आप लोग। मैंने देखी आपकी कॉपीज़ भी उर्दू की। इसके बाद आपके पास हमारे इस हम में 2 और टॉपिक थे जो हमारे ग्रामर के टॉपिक हैं, हमने वो किए हैं इसमें ही। वो उसकी मैंने दोहराई के लिए आपको कवायद इंशा में भी काम करवाया था। तो हमारे वो 2 टॉपिक कौन से हैं? एक है सिफ़त व मौसूफ और दूसरा है हम काफिया अल्फाज। ये 2 टॉपिक हमने इसमें किए थे। ठीक है ना। सिफ़त क्या होती है? सिफ़त किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई, अच्छाई या बुराई, इसको हम सिफ़त कहते हैं। ठीक है ना जी। और मौसूफ क्या होता है? जिस चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की जाती है, जिस चीज़ की हम अच्छाई या बुराई बयान कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं मौसूफ। चीज़, और आपको पता है जो भी चीज़ होगी वो इसम होगी, चाहे वो जगह हो, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। ठीक है, तो यानी जो भी किसी अच्छाई या बुराई के साथ जो इसम आता है ना, उसको हम ग्रामर में मौसूफ कहते हैं। समझ आ गई बात? इसकी रिवीजन भी होगी। ये काम आपने अपनी कवायद इंशा में सफ़ा नंबर 18 और 19 पे किया है। ठीक है ना। बहुत आसान सा काम है कि आपको कोई सिफ़त दी जाती है। मसलन मैं आपको सिफ़त देती हूँ, एक सिफ़त दे देती हूँ मैं आपको, नहीं। ठीक है, अब आपने मैं कहती हूँ इसके साथ मौसूफ लगाइए। क्या हो सकती है? नहीं। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। नई घड़ी हो सकती है। ठीक है ना, आपको नई घड़ी मिली है, आप इसके साथ घड़ी लिख दें। उसके साथ और क्या नहीं हो सकती है? आपने एक नई किताब खरीदी है, नई कहानी सुनी है। ठीक है, नई कहानी,
नई किताब, बहुत चीज़ें होती ना, नई, कुछ भी नया हो सकता है। ठीक, इस तरह ये आपने अपनी कवायद इंशा में किया है। इसी तरह से आपको अगर मैं यूँ दे देती हूँ कि जी कोई मौसूफ दे देती हूँ आपको, मसलन मैं देती हूँ आपको मौसूफ में कह लें बुरा। बुरा कौन होता है? बुरा आदमी, ठीक है ना, बुरा आदमी हम लिख सकते हैं। बुरा कौन होता है? हम कहते हैं ना बुरा फकीर, आप फकीर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी पहले मैंने आपको सिफत दी थी और उसके साथ मौसूफ लगवाए थे। अब यहाँ मैंने आपको मौसूफ दे दिया और उसके साथ मैंने दो सिफात आपसे लगवा ली। तो बहुत आसान सा काम है ये, आपको उसमें कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आ जाते हैं हम काफिया अल्फाज। हम काफिया अल्फाज आप इससे पहले पढ़ते आए हम आवाज़ अल्फाज। ये भी बहुत आसान सा काम है। आपने अपनी कवायद इंशा के सफ़ा नंबर 45, 46 और 47 पे ये काम किया है। 45, 46 और 47 पे ये काम किया है। बहुत आसान सा काम था। हाँ, ये जो नज़म है ना पेज नंबर 46 पे, उस पर कुछ बच्चे जो है उनका मुझे ये आया कि जी हमें मुश्किल लगी है। मैं इसको पढ़कर आपको सुनाती हूँ और जैसे मैंने फिलिंग की है आप देखिए और अपनी कॉपी, अपनी बुक को सामने रख के और उससे इसको चेक कर लीजिए कि वाकई आपने भी ऐसे ही किया है। जी, ए वतन मेरी आंखों के तारे वतन, ऊपर ये अल्फाज ये है ना, इसमें से चुन के अल्फाज लिखने थे। ए वतन मेरे प्यारे वतन, तेरे जर्रों में खुर्शीद की, खुर्शीद क्या होता है? सूरज को कहते हैं खुर्शीद। खुर्शीद की, और खुर्शीद से हमें क्या मिलती है? रोशनी। तेरे फूलों महताब की, महताब क्या होता है? महताब कहते हैं चांद को, और चांद से क्या मिलती है? चांदनी। तेरे फूलों में महताब की चांदनी, तेरे दरियाओं में नाचती जिंदगी। ठीक है, जिंदगी जो होती है ना, हम खुश हो रहे होते हैं, दरियाओं पे जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, यानी तेरे दरियाओं में नाचती जिंदगी। दरिया जरूरी है ना जिंदगी के लिए। ए वतन मेरी आंखों के तारे वतन, ए वतन मेरे प्यारे वतन, तेरे जंगल महकते हुए, महक कहाँ से आ रही होती है? गुलिस्तान। गुलिस्तान किसको कहते हैं? बाग को। महक खुशबू। तेरे जंगल महकते हुए गुलसितान, तेरे पर्वत तेरी अजमतों के निशान। पर्वत, पर्वत किसको कहते हैं? पहाड़ों को। तेरे पर्वत तेरी अजमतों के निशान, तेरे कंकर तेरी शान के पासबान। ए वतन मेरे आंखों के तारे वतन, ए वतन मेरे प्यारे वतन, तेरे दुश्मन जरा आंख उठाए अगर, तेरी अजमत पे सब कट मरेंगे मगर, हर्फ आने न देंगे तेरे नाम पर। ए वतन मेरी आंखों के तारे वतन, ए वतन मेरे प्यारे वतन। ठीक है, इसकी मैंने एक तरह से रिवीजन कर दी है, दोबारा से आपको बता दिया है। आप अपनी बुक को रखें सामने, चेक करें। अगला पेज नंबर 47 पे भी जो आपने काम किया, जुमले भी बनाए हैं, इंशाल्लाह आपको ये हम काफ़ी अल्फाज अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा हमारा चैप्टर था वो था बबलू की कहानी। ठीक है, बबलू की कहानी के अल्फाज मायनी आपकी बुक में दिए गए हैं, वही अल्फाज मायनी आएंगे। उसके बाद आपने सवाल जवाब वो भी किए हैं जो कि आपकी बुक में भी हैं। उसके बाद भी मैंने आपको 2 सवाल जवाब खुद से तकनीकी लिखाई के दिए थे, आपने वो भी किए हैं। चले हम इसके ऊपर ये दोहराई कर लेते हैं। मुझे बताइएगा ज़रा, बबलू ने आपको क्या पैगाम दिया है? याद आया? क्या पैगाम दिया है? बबलू ने पैगाम दिया है कि जब कभी आप बच्चे चिड़ियाघर में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे प्यार करना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक अपना रखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया ना, वो भी अल्लाह की मखलूक है, तो उनसे प्यार करें, उनको तंग ना करें, उनको देख के खुश हों, उनकी हिफाजत करें। बबलू ने ये पैगाम दिया। बबलू ने क्या गंदा काम किया था? याद है? उसने अपनी अम्मी की बात नहीं ना मानी थी। तो अब अगर जब अपने वालिदैन की बात ना माने तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हो सकता है ना कि जब आपने अपनी अम्मी की बात ना मानी हो तो आपको अम्मी से डांट भी पड़ेगी, आपकी अम्मी नाराज़ होंगी तो अल्लाह मियाँ भी नाराज़ होगा, नुकसान हुआ ना आपको ये।
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے جس کام سے انہوں نے آپ کو منع کیا ہے اس کام سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. ببلو کی امی نے اس کو منع کیا تھا نا کہ گھر سے دور نہ جانا, وہ گھر سے دور گیا, کیا ہوا, قید ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو نقصان ہو گیا نا. اسی طرح سے آپ بھی سوچئے گا کہ جی اگر آپ امی کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو کیا کیا نقصان ہوتا سکتے ہیں. اور دیکھیں نا, اور کیا نقصان ہوا تھا ببلو کو, ہاں قید ہو گیا تھا نا. دیکھیں ہم آزاد ہوتے ہیں, گھومتے پھرتے اپنی مرضی سے, کھاتے پیتے, جہاں دل چاہتا ہے وہاں جاتے, جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں. تو جو قیدی ہوتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے, وہ تو نہیں ایسا کر سکتا. اپنوں سے دور, اکیلا, تنہا, نہ اپنی مرضی کا کھانا, نہ اپنی مرضی کے کپڑے, نہ کہیں آنا جانا. ٹھیک ہے نا. تو قیدی اور ایک آزاد انسان کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو آپ نے کہانی کو دوبارہ پڑھیں اور سوچیں کہ جی کیا ہوا ببلو کے ساتھ, کیا کیا ببلو نے کیا پیغام دیا. تو میرے پیارے بچوں, ہمارا جو سلیبس ہے نا آج کے ٹیسٹ کا, وہ ہے یہ 2 کہانیاں, ایک نظم ہم اور ایک کہانی ببلو کی کہانی. ٹھیک ہے, آپ نے نظم کی دہرائی کر لی اور ہمارے 2 گرامر کے کانسیپٹ تھے, صفت اور موصوف اور ہم کافی الفاظ, اس کی بھی میں نے آپ کو دہرائی کر دی. آپ سب نے, مجھے امید ہے یہی ہمارا ٹیسٹ کا سلیبس ہے. جو اس ہفتے ہم نے الفاظ متضاد, جو پچھلے ہم نے الفاظ متضاد اور واحد جمع کیے, وہ آپ کے ٹیسٹ میں شامل نہیں. یاد رکھیں جو الفاظ متضاد اور واحد جمع کیے ہیں وہ ٹیسٹ میں شامل نہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم اگلے ٹیسٹ میں شامل کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد 3 مئی کو آپ سب نے اپنی کاپی نمبر 1 اور کاپی نمبر 2 کا کام مکمل کر کے ہمیں اسکول میں جمع کرانی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جو یہ اچھا ہاں ٹیسٹ کے بارے میں مجھے ایک بات میں بھول گئی, آپ نے بہت ایمانداری سے خود بیٹھ کے یہ ٹیسٹ کرنا ہے. ٹیسٹ اپنی امی سے یا ٹیوشن ٹیچر یا کسی سے چیک نہیں کروانا ہے. 10 تاریخ کو جب آپ اپنی دونوں کاپیز لینے کے لیے آئیں گے تب آپ نے اپنی قواعد و انشاء میں یہ اپنا ٹیسٹ رکھنا ہے. اپنی قواعد و انشاء اور ٹیسٹ یہ اسکول میں جمع کرا دینا ہے. پھر میں آپ کی قواعد و انشاء اور ٹیسٹ جمع کر کے قواعد و انشاء کو چیک کروں گی, ٹیسٹ چیک کروں گی اور آپ کو واپس جمع آپ لے جائیں گے. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ میرے پیارے بچے بہت اچھا ٹیسٹ کریں گے. بہت چھوٹا سا سلیبس ہے. ایک اور بات یاد رکھیے گا, ٹیسٹ کی لکھائی بہت اچھی اور صاف ستھری کیجیے گا. یہ ٹیسٹ آپ کے پاس ایز اے تصویر یا PDF جانا ہے. آپ نے کوشش کریں کہ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے تو اس کے اوپر کر لیجئے, ورنہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ خود سے لکھ کے اور ٹیسٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو ویسے آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو انشاءاللہ آپ سے اب عید کے بعد ملاقات ہوگی. اور سب کو عید مبارک. اللہ حافظ.